बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है मईशत को लेकर, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कवानीन, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी पास की जा रही हैं जो हैरान कुन इस वजह से हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिन मौशी मसाइल का शिकार है उनमें कतई तौर पर वो इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि वो अपने अफसरान को मराद दें। सियासतदानों को मराद मिलनी चाहिए, और ये बल्कि एक फ़ाइल शुआरी का वक्त है जिसमें हमें अपने अखराजात को कम करना है और अपनी आमदन को बढ़ाने के बारे में सोचना है। मगर ये जो ताज़ा तरीन खबर आई है वो ये है कि FBR का आवाम के टैक्सेस से अपने अफसरान को भारी मराद देने का फ़ैसला। ये एक ऐसी खबर है जिसने वाकई में हमें सोच में मुब्तला कर दिया है कि जिस मुल्क में हम तल्ले कर रहे हैं IMF को हम कोशिश कर रहे हैं फौरी तौर पर मनाने के लिए कि वो बेल आउट पैकेज जारी करे, और हमारे ऊपर बड़ी कड़ी शराइत भी वो रख रहा है, मगर इन हालात में हम मराद दे रहे हैं अपने अफसरान को। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान में महंगाई का 47 साला रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है, और इसमें जनवरी में तकरीबन 27.5% अफराते ज़र की शरह में इजाफा देखने को मिला है। ये तकरीबन 47 साल के बाद हुआ है। 1977-1978 में इस तरह के मामला सामने आए थे। उसके बाद अब हम जो है इन मामला को फेस कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान जो है इस मरतबा भी बहरान से निकल पाएगा या नहीं? IMF का वक्त मौजूद है, बहुत सी चीज़ों के साथ हम उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर अभी तक डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान की हुकूमत और वजारत ख़जाना की हर मुमकिन कोशिश ये है कि अवाम के ऊपर बोझ कम डाला जाए, लेकिन उसके साथ साथ उनको सोचना भी होगा कि हमें अपने सियासतदानों, हमें अपने अफसरान की जानिब से भी कुछ जो है अखराजात को कम करना चाहिए, और मामला जो है इस मरतबा भी बहरान से निकल पाएगा या नहीं? IMF का वक्त मौजूद है, बहुत सी चीज़ों के साथ हम उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर अभी तक डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान की हुकूमत और वजारत ख़जाना की हर मुमकिन कोशिश ये है कि अवाम के ऊपर बोझ कम डाला जाए, लेकिन उसके साथ साथ उनको सोचना भी होगा कि हमें अपने सियासतदानों, हमें अपने अफसरान की जानिब से भी कुछ जो है अखराजात को कम करना चाहिए और मामलात को बेहतर करना चाहिए। और सोने की कीमत में भी तकरीबन फ़ी तोला 2,05,000 रुपये जो कीमत है वो उससे भी तजावज़ कर चुकी है। सराफा मार्केट में अब इसका आम तौर पर जो है देखने में आ रहा है। पहले आलमी मंडियों में इसकी ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी, लेकिन अब ये जो रेट सराफा मार्केट्स में आ गया है, यानी जो बराह रास्त आम आवाम को जो सोना ख़रीदना पड़ेगा वो 2,05,000 रुपये से बुलंद कीमतों पर ख़रीदना पड़ेगा, जो कतई तौर पर एक आम आवाम की दस्तरस में नहीं रहा। और सबसे आखिर में जो अहम तरीन चीज़ ये है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा तो कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मिनी बजट की भी आमद में ये शुनीद सुना दी कि महंगाई होगी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, लेकिन ताहाल पूरी तरह पेट्रोल पंप्स के ऊपर ना पेट्रोल और ना डीज़ल उस तरीके से मुहैया हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए था। कुछ किल्लत नज़र आ रही है और कहीं महदूद देखने में नज़र आ रही है इसकी जो सप्लाई है। इस तमाम चीज़ों को लेकर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की सियासतदान, पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त जो है इंतकामी कार्रवाइयों पर है। अपने सियासतदान जो है वो अपने अपने मामलात को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है, जो पब्लिक की आवाज़ है, जो आवाम की आवाज़ है, वो यही है कि किसी तरीके से हमें रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन वो रिलीफ अवाम को नहीं मिल पा रहा, वो सीनियर अफसरान को मिल पा रहा है। और FBR का जो अवाम के टैक्सेस से अपने अफसरान को भारी मराद देने का एक फ़ैसला सामने आया है, इसमें तकरीबन 3 लाख रुपये एक सीनियर अफसर को घर के किराए की मद में मिलेंगे। इसके अलावा भी मज़ीद लंबी तफसील है जिसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन क्या इन हालात में पाकिस्तान इन चीज़ों का मुताहमिल हो सकता है? और महंगाई का जो 47 साला रिकॉर्ड टूटा है, इसमें सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ही का तमाम अमल दखल है, या ये जो कुछ माफियाज मौजूद हैं मार्केट्स में जो अज खुद महंगाई कर देते हैं, चीज़ों को ब्लैक कर देते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर देते हैं, इनका भी कुछ अमल दखल है? अगर इनका अमल दखल है तो हुकूमत ने इनके क्रैकडाउन के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई है? क्या हुकूमत इंटरेस्टेड भी है इन हालात में इन माफियाज को कंट्रोल करने में? क्या वो इस पोजीशन में भी है कि कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि 2 बड़े सूबों में इस वक्त जो है निगरान सेटअप मौजूद है। निगरान सेटअप के कितने इख्तियारात होंगे, वो वाकई इन चीज़ों को लेकर कीन है आम आवाम की ज़िंदगियाँ आसान करने की तरफ, या उनकी तरजीहात में कोई और चीज़ें शामिल हैं? सोने की कीमत, आर्मी मंडी इसके ऊपर बड़ा समझ रही हैं कि हम भी वर्ल्ड रिसेशन है, उसकी वजह से डॉलर के रेट में भी फ्लक्चुएशन है,
और सोने की जो कीमत है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन वो इजाफा फिर भी उतना नहीं है जितना पाकिस्तान में उसका कर दिया गया है। 2,05,000 रुपये आम आवाम की दस्तरस में सोना जो है उसको सराफा मार्केट्स में ये रेट है, और आम आवाम की दस्तरस तो कतई तौर पर इन चीज़ों का नहीं है। और ये मार्केट में जो मिला जुला रुझान है ताजरान का वो भी देखने को मिल रहा है। यानी ये मिला जुला जो रुझान होता है इसकी वजह से क्योस फैलता है मार्केट में। जब क्योस फैलता है तो इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ या जो दूसरे जो बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। बड़े स्टेक होल्डर्स जिनके पास वाफर मिकदार में सोना मौजूद होगा वो अपनी मर्ज़ी का मार्केट में रेट निकालेंगे और तमाम चीज़ों में आवाम के जो है हाथों से चीज़ें निकलती जाएंगी। पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में इजाफा, लाइनें लग गई जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। मजबूरी थी हमारी, हमने IMF के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना था। वो तसलसल जो टूटा था, जो तातुल आया था, उसको हमने बहाल करना था। 35-35 रुपये पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा देखने को मिला, डीजल पेट्रोल की प्राइसेस में। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि ये इजाफे के बावजूद आवाम को पेट्रोल नहीं मिल पा रहा, डीजल नहीं मिल पा रहा। अगर नहीं मिल पा रहा तो कीमतों में इजाफा किस बात का। और कुछ मार्केट में ये भी क्योस है कि फरवरी में मज़ीद कीमतें बढ़ेंगी। क्या इस वजह से ऑयल कंपनीज़ ने ऑयल को या तेल को जो ज़ख़ीरा कर लिया है, पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा कर लिया है, या वो ब्लॉक करके बैठे हैं, सप्लाई को महदूद कर दिया है उन्होंने ताकि कीमतें बढ़ें तो हम इसका फ़ायदा उठाएं। एक तरह से ये भी पाकिस्तान में प्राइवेट तौर पर एक करप्शन की जाती है जिसके बारे में कभी ना हुकूमत पाकिस्तान ने सोचा है और ना इसके ऊपर कोई बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। बहरहाल ये तमाम इशूज़ ऐसे हैं जिनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मुश्तरक हैं जो एक दूसरे से लिंक करती हैं कि जब तक आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप पाकिस्तान की मौशी हालत को उस ट्रैक पर नहीं लाएंगे जिससे हमें फौरी तौर पर रिलीफ अगर ना भी मिले, कम से कम हमें रोशन होने के इम्कानात मौजूद हों, तो पाकिस्तान की आवाम में भी कुछ ठहराव आएगा, एतमाद पैदा होगा। और पाकिस्तान की मार्केट्स में भी, अब स्टॉक मार्केट में भी कभी हम फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, कभी एकदम से जो है वो तेज़ी आ जाती है, कभी एकदम से नुकसान, और जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हैं वो लॉस की तरफ जाते हैं। वो इसी वजह से है कि मार्केट में स्टेबिलिटी मौजूद नहीं है। जो बड़ा इन्वेस्टर है, जो बड़ा सनतकार है, उसको अभी तक एतमाद उस तरीके से नहीं है कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो पाएंगे। पाकिस्तान में अभी तक एक क्योस को नहीं तोड़ा जा सका कि क्या इसी साल इलेक्शंस होंगे भी या नहीं, इंतखाबात होंगे भी या नहीं। ये अभी तक ऐसे सवालात हैं जिनकी वजह से इनका असर जो इकनॉमी है इसके ऊपर पड़ती है। इकॉनमी के ऊपर जब असर पड़ता है तो आप मार्केट्स में देख सकते हैं कि मिला जुला रुझान देखने को मिलता है। कुछ लोग इससे मुनाफा कमाते हैं, कुछ लोग इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों का काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आम आवाम है, जो एक जिसकी पहले ही कुव्वत ख़रीद वो नहीं रही, जिसके ऊपर महंगाई का पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन है, जिसके रोज़गार में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हो चुकी है, जो अभी तक जॉबलेस है, और इस माहौल में ना उसको मजीद जॉब मिल सकती है, ना मजीद उसका कोई कारोबार में कोई तरक्की हो सकती है। तो इन हालात में क्या हम ये मजीद टैक्सेस लगाकर, जो हुकूमत पाकिस्तान का मिनी बजट में इंदिया दिया है उन्होंने 200 से 600 अरब रुपए का, अगर ये हम पुट कर देते हैं ये इंजेक्शन आवाम के ऊपर, तो आवाम के कंधे ये बोझ बर्दाश्त कर भी पाएंगे या नहीं। ये बहुत से सवालात हैं जिनके ऊपर मजीद बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। लेकिन इंपॉर्टेंट इन तमाम चीज़ों में ये है कि इकॉनमी के ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन इकॉनमी का बहुत ज़्यादा लिंक है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, इंतकामी कार्रवाइयों के साथ। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद मी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन बाज़ीचा अतफ़ाल है ये दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे, क्योंकि इस वक्त मुल्क दिवालियापन का शिकार होने वाला है और FBR के सीनियर अफसरान को मराद दी जा रही हैं, वो भी उस टैक्स के पैसे से जिसका पहले तो हदफ पूरा नहीं किया जाता, और मज़ीद टैक्सेस आवाम के ऊपर लगाए जा रहे हैं। डिटेल्स इस तरह है कि FBR के इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पॉइंट ऑफ सेल फीस से हासिल होने वाले रेवेन्यू से अपने अफसरान को भारी अलाउंसेज और मराद देने का फैसला किया है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के लिए IRIS कॉमन पोल फंड कायम करने का फैसला कर लिया गया है। फंड को 25,000 से 35,000 रुपये माहाना हाउस रेंट सब्सिडी
मिलेगी अफसरान के लिए इनलैंड रेवेन्यू में कायम होगा। तकरीबन 30 लाख रुपए तक आलातो सामान की खरीदारी के लिए हर अफसर को मिल सकते हैं, जबकि 3 लाख रुपए माहाना तक जो किराया है वो भी मिल सकता है। 1.5 लाख रुपए माहाना तक यूटिलिटी बिल्स, 1.5 लाख रुपए माहाना प्राइवेट स्टाफ की तनख्वाहों की अदायगी के लिए फराहम किए जाएंगे। दौरान सर्विस शहीद होने वाले अफसरान के वर्सा को 15 लाख रुपए से 75 लाख रुपए तक के इमदादी सामान पेश किया जाएगा, पैकेज दिया जाएगा। और इस नोटिफिकेशन का इतलाक 1 मार्च से होने जा रहा है। अब इन तमाम हालात में आमिर अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं। सर, आपने मेरी तमाम गुफ्तगू सुनी, आपने रिपोर्ट भी देख ली और ये जो फैसला किया गया है FBR की जानिब से, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। इस पर मैं फौरी तौर पर आपका कमेंट चाहूँगा, खुद से कुछ भी ऐड ऑन करते बगैर। आपने मौका दिया। बात ये कि ये मामला खाली इनलैंड रेवेन्यू का नहीं है, इसके अलावा अगर आप इसी ग्रेड में बाकी भी कुछ इदारे हैं, जैसे कि मैं पर्टिकुलरली कह सकता हूँ कि जुडिशरी भी एक इदारा है। आप ये देखें कि वो कितनी मराहत ले रहे हैं, आप सिर्फ इनलैंड रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। मैं और भी एरियाज हैं जिनको इंडिकेट करने के लिए तैयार हूँ, जबकि 17 ग्रेड, 18 ग्रेड, 19 ग्रेड के इवन नर्सेज भी हैं, इवन डॉक्टर्स भी हैं, क्या वो भी ऐसे फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं? ये जो हमने सोसाइटी में ग्रेडिंग करनी शुरू कर दिया एंड ग्रेडिंग हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब, ये गलत है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर एक चीज 17 ग्रेड के किसी ऑफिसर के लिए वैलिड है तो वो तमाम लोगों के लिए वैलिड होनी चाहिए। देयर शुड बी सम इक्वालिटी। डेफिनेटली। तो लेकिन इंपॉर्टेंट ये है आमिर अली साहब कि इससे पहले जो पार्टीज होती रही, जो जश्न होते रहे, चलें वो तो उनको भी एड्रेस किया जाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर एक सोग का समा है, मातम का समा है, पाकिस्तान एज पे है डिफ़ॉल्ट होने के। तो यहाँ पर इन हालात में FBR जो सबसे ज़्यादा कंसर्न इदारा है, उसकी तरफ से ऐसी खबर आ जाना, उसकी तरफ से ऐसी मराद का फैसला कर लिया जाना, ये थोड़ा सा सर वाकई में हैरान कुन, परेशान कुन और इंतहाई दुख की बात है। दुनिया में ऐसा भी होता है कि ऐसे जैसे रेवेन्यू जनरेट करने वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी एक सैलरी के साथ उनको एक स्टेपमेंट दिया जाता है, एक उनको साथ बोनस दिया जाता है कि कितना आप एडवांटेज ले सकते हैं, कितना आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप अपने लिमिट से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दिखाते हैं, फिर उनको उसके मुताबिक स्टेपमेंट दिया जाता है। अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसी पॉलिसी अनाउंस की है तो मैं उसे वेलकम करूंगा, लेकिन अगर ऐसी पॉलिसी नहीं है तो ये एक और बर्डन है जो पाकिस्तान की मईशत पे आ जाएगा। डेफिनेटली सर, अगर कोई टारगेट होता, टारगेट अचीव करने पे इस तरह की चीज़ मिलती, तो डेफिनेटली हम कहते हैं कि जनाब जो हदफ हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स के लिए मुकर्रर किया था वो हासिल कर लिया गया, उससे बल्कि ज़्यादा हमने जो है हासिल किया। तो अब इस जगह पर इन अफसरान को मराद देनी बनती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे हालात में जहाँ पर पहले ही हमें लाले पड़े हुए हैं पैसे कहाँ से अरेंज करने के, उन हालात में इस तरह का फैसला आप वजारत ख़जाना, क्योंकि इसको हेड करती है वजारत ख़जाना, को इस जगह पर कुछ आप इसका कसूरवार ठहराएंगे? मुझे अगर आप समझते हैं तो मैं वजारत खजाना से ज्यादा ये FBR ने जो समरी भेजी होगी वजारत खजाना को, मैं उसको कसूरवार ठहराऊंगा कि FBR ने ये समरी भेजी क्यों। सबसे पहले तो उन्हें ये समरी नहीं भेजनी चाहिए थी। दूसरा, इनलैंड रेवेन्यू पाकिस्तान का एक रिचेस्ट डिपार्टमेंट है, जहां का एक 15 ग्रेड का एक क्लर्क ऑफिसर भी मान नहीं है। आप वहां पे चले जाए, क्या आपको लगता है कि वहां पे जाके आपका काम स्मूथली हो जाएगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वहां पे आपको कोई एंटरटेन नहीं करता अनलेस कि आप ब्राइब करें। ये मैं बिल्कुल ऑन प्रोग्राम कह रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो उस डिपार्टमेंट के ऊपर आपने मजीद उनको बहुत सारी मराद दे दी। आप देते मराद, मैं चाहता हूँ मराद दें, लेकिन आप उनका एक टारगेट फिक्स करें, उसके ऊपर जो वो इनकम लेके आए और वो सबको इक्वली उस पर स्टेपमेंट दें। डेफिनेटली वो आपकी बात बजा है, लेकिन कुछ क्या सर ये भी हैं, कुछ खबरें ये भी सामने आती हैं कि शायद FBR के अमले का मोराल हाई करने के लिए, मोराल को उठाने के लिए इस तरह की मराद दी जा रही हैं, ताकि वो जो हम टारगेट जो है सिलेक्ट करें, जो टारगेट सेट करें, उसको अचीव करने में आसानी रहे। अगर मोरल प्लान करना है इन्होंने तमाम रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटीज का, तो सबसे बड़ा रेवेन्यू तो मैं समझता हूँ कस्टम अथॉरिटीज जो है वो कलेक्ट करती है। तो हमें वो स्टार्ट फ्रॉम देम। डेफिनेटली अभी आपके सामने ही है कि कस्टम में क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है इस वक्त जो इंपोर्टर्स फेस कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में। वो कहते हैं डिस्प्रीन का रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपने ऐसे करना है कि जी कहाँ से आ रहा है, तो देन यू स्टार्ट अप विद द बेसिक आइडिया कि जी वहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। श्योर, इनलैंड रेवेन्यू से बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है,
लेकिन इसको मोर इफेक्टिव करने की जरूरत है और इफेक्टिव करने के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए कि अब इसमें लोगों को मराहत मिले। डेफिनेटली अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इसको वाकई में अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि ये जो मराहत इस जगह पर इस जुमरे में लगाई जा रही हैं वो क्योंकि एफबीआर वालों का भी शिकवा रहा है और कस्टम हुकाम का भी ये शिकवा रहा है, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, वो इस बात का शिकवा करते हैं कि सिस्टम को अपग्रेड, हमारे सिस्टम को क्योंकि हम थोड़ा पीछे रह चुके हैं, हमें दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड होना चाहिए। टैक्स नेट में इजाफे के लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये सिस्टम रिक्वायर्ड हैं, ये टेक्निकलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं। तो ये पैसा अगर उन कामों पर लगता है टेक्निकलिटीज़ को अपग्रेड करने में, तो सर ये ज्यादा बेहतर ना होता कि बजाय मराहत मिलती। इसमें आप ये समझिए कि डिपार्टमेंट्स की सिस्टम प्रोग्रेस की बहुत जरूरत है। हमारे डिपार्टमेंट्स सिस्टमेटिकली बड़े फेलियर की तरफ किए हुए हैं। ये किसी एक डिपार्टमेंट को मैं मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकता। हमने उस तरह से अपग्रेडिंग की ही नहीं अपने सिस्टम में। किसी भी सिस्टम को आप देख लें, आप एक रेवेन्यू की बात ना करें, आप कस्टम की बात ना करें, आप इनकम टैक्स की बात ना करें, आप पुलिस की बात ना करें, आप जिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं वो सारे एक ही सर्कल में आते हैं और वो सर्कल एक ही जगह पे है कि डिपार्टमेंट्स की वर्किंग और मॉरल दोनों ही इस वक्त जो है वो एक डायलेमा में फंस गए। अच्छा सर, ये इंपॉर्टेंट एक और मैं पूरी डिटेल में अगर ये पढ़ूं तो ये काफी लंबी चौड़ी मराहत है, तकरीबन हेडक्वार्टर सपोर्ट के नाम पर। इससे अलावा अगर आप इसको छोड़िए, आप एसी कस्टम जो कि 17 ग्रेड का ऑफिसर है, आपने कभी उनकी मराहत जो है वो उनको कभी कैलकुलेट नहीं किया। अगर आपको पता चले तो ये मराहत उससे कम है। तो सर आप IMF देखे ना, उसके ड्राइवर, उसके खान में उसके चौकीदार, उसके हर तरह के अखराज। बिल्कुल सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आरजी रहायश के लिए, आरजी रहायश के लिए सर, आरजी रहायश के लिए 30 लाख रुपए तक के सामान खरीदने की इजाज़त मिली है और हेडक्वार्टर सपोर्ट के नाम पर माहाना 40,000 रुपये तक का अलाउंस मिलेगा। तो सर बात यह है कि IMF जो है वो हमारे ऊपर टैक्स जो है वो लगाती है, हमारे ऊपर वो हमारे जो गर्दिशी कर्जे हैं इनको ख़त्म करने के लिए हमारा प्लान और तजावीज़ हमसे तलब करती है, इस तरफ फोकस करती है और वो ये भी कहती है कि आप अपने खराजात कम करें। तो वो डायरेक्टली एफबीआर को क्यों हिट नहीं करती कि एफबीआर के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, एफबीआर को जो है अपग्रेड किया जाए और एफबीआर के जो खराजात हैं वो कम किए जाएँ। सर सबसे जरूरी बात यह है कि IMF प्रपोज करती है। IMF हमेशा प्रपोजल देती है और उस पे इम्प्लीमेंटेशन हमारी गवर्नमेंट के कंसेंसस से होता है। कभी भी इंडिपेंडेंटली उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ये जो हुआ है ये गवर्नमेंट के कंसेंसस से हुआ है। इस चीज को इस एंगल से देखिए, आप ये ना समझें कि IMF ने डायरेक्टली FBR को टारगेट करना है। IMF ने आपको एक टारगेट देना है कि आपने इस एरिया से ये टारगेट अचीव कर सकती है। सर एक तरह का सजेस्ट तो करती है ना आमिर साहब, कलेक्ट नहीं कर पा रहे जितने हमें करने चाहिए। आमिर साहब एक तरह का सजेस्ट तो करती है ना, जिस तरह वो हमारे के इलेक्ट्रिक में, हमारी बिजली के बिलों में, हमारे गैस के बिलों में, हमारे इन डिपार्टमेंट्स में थोड़ा इंटरवीन करती है, तो एफबीआर में भी तो वो डायरेक्टली इंटरवीन कर सकती है या सजेस्ट कर सकती है। देखिए IMF जब भी बात करेगी ना वो गवर्नमेंट से करेगी। गवर्नमेंट अगला प्लानिंग डिवीजन और आपके फाइनेंशियल डिवीजन से बात करेगा और ये दोनों मिलके इनको रिवर्ट बैक करेंगे अपने रिप्लाई के साथ। ये एक पॉलिसी है। तो IMF जब भी एडवाइस करेगी वो गवर्नमेंट को करेगी और गवर्नमेंट नीचे से ये चीजें वापस प्रपोजल करके वापस भेजेगा। तो सर यही तो बात है कि अगर FBR ने प्रपोजल भेजा तो उसने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको एंडोर्स कर दिया, तो कसूरवार तो हुकूमत पाकिस्तान ठहरी ना इस वक्त। तो सर इसी तरह तो पाकिस्तान में वो वाला तबका पैदा होता है जिसे हम कहते हैं कि प्रिविलेज क्लास। वी आर प्रोड्यूसिंग द प्रिविलेज क्लास, दैट्स इट। ये आप जो प्रिविलेजेस दे रहे हैं कि 40 लाख रुपए 30 लाख रुपए तक आप वो फर्निशिंग कर सकते हैं, आप इतना उसमें इंसेंटिव ले सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग अ प्रिविलेज क्लास। तो सर यही तो बात करते हैं कि टारगेटेड सब्सिडी, अगर टारगेटेड सब्सिडी की तरफ फोकस किया जाए और टारगेटेड टैक्सेस की जाने फोकस किया जाए और इनको कतई तौर पर जो है वो इस्तिस्ना हासिल ना हो, इन अफसरान को, इवन कि FBR को भी इस्तिस्ना हासिल ना हो, तो क्या हमें मजीद टैक्सेस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी जो हम 200 या 600 अरब रुपए के बिटवीन टैक्सेस लगाने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो यही अखराजात आपके उतना मैनेज कर लेते हैं।
हमारे गैर तरक्याती अखराजात ऑलरेडी हमारे बजट का एक बहुत बड़ा पोर्शन कहा जाते हैं, बहुत ह्यूज पोर्शन कहा जाते हैं। मैं इस वक्त उसके डेसिमल्स तो नहीं बता सकता कि वो कितने हैं, लेकिन हम इस बात को अगर छोड़ देते हैं, हम कहते हैं जी कि ये गैर तरक्की अखराजात भी जरूरी है, लेकिन उसका हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ रहा है? मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग सिर्फ इस तरह करने से अपने टारगेट्स को अचीव कर देंगे। सब वैसे ये क्वेश्चन तो आपसे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन हालात में हमारी अदालतें तो इस चीज़ को देख रही हैं और अदालतें मामलात को यकीनी तौर पर आवाम की फलाह बहबूद के लिए शायद इसके ऊपर कोई एक्शन भी लें, कोई आज खुद नोटिस भी लें। आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने तमाम तर हालात जो है आपके सामने हैं और हालात के ऊपर भी आपने गुफ्तगू देखी कि इन हालात में जहाँ पर पाकिस्तान पहले ही मुश्किलात का शिकार है, हम IMF से भी जो है वो हाथ जोड़कर पैसे तलब कर रहे हैं, हम अपने अखराजात कम करने की बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सामने आते हैं और बात करते हैं कि मैं अपना सब कुछ इस मुल्क को देने को तैयार हूं, लेकिन फिर भी उनकी नाक तले, वजारत ख़जाना की नाक तले उनका सबसे अहम और कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर इस तरह की मराहत पाकिस्तान कतई तौर पर इसका मुतामिल नहीं हो सकता। अदालतों को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को भी इसके ऊपर एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, मैं पाकिस्तान के अखबारात जो 1970 में छपे थे उनकी शह सुर्खियाँ देख रहा था और उनकी शह सुर्खियाँ पाकिस्तान के उन अखबारात की शह सुर्खियों से मिलती हैं जो आज छप रही हैं। यानी हालात वही थे, महंगाई भी वही थी और पाकिस्तान की आवाम यही देख रही थी कि कब सूरज तलू होगा और हमारे हक में रोशनी की किरण जो है वो निकलेगी। और तब की हुकूमत भी यही कहती थी कि हालात बेहतर हो जाएंगे। इन हालात से एक शेर याद आता है पंजाबी का कि हयाती लंघ गई गुंजल कर दे, हयाती लंघ गई गुंजल कर दे, जीवन दा हले भी वल नहीं आया, कल अगे अज गिरवी रखिया फिर भी ओतरा कल नहीं आया। यानी हालात वही हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को 50, 60, 70 साल होके हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की हालात जो हैं पाकिस्तान की आवाम की फेवर में नहीं आए। अब बात यह है कि पाकिस्तान में महंगाई ने 47 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह 5 दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है और जनवरी 2023 में अफरात ज़र की शरह 27.6% तक पहुँच गई है, जो 1975 में भी पहुँची थी एक दफ़ा। अगस्त में 27.25, दिसंबर में 24.5 रही थी। अब इन हालात में सोने की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, आम आवाम की जो अशियाए ज़रूरिया हैं उनमें भी इजाफा हुआ है और यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में जिस कदर इजाफा हुआ है, आम आवाम बिल्कुल कासर हो चुकी है अपनी अशिया ज़रूरिया पूरी करने में भी। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स के मुख्तलिफ दस्तयाब ब्रांड्स के मसाला जात, नमक, बर्तन धोने के पाउडर समेत मुख्तलिफ अशिया तमाम महंगी हो चुकी हैं। यानी ये जो ज़मीन तंग हो रही है पाकिस्तानी अवाम के लिए भी और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। इस मौजू पर बात करने के लिए हाफिज़ आरिफ गुजर साहब, सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी मेरी, ये दर्द भी सुन लिया होगा आपने, आखिर ये कब हालात बेहतर होंगे और इस वक्त करियाना मर्चेंट एसोसिएशन उनका मौक़िफ़ क्या है इन हालात को लेकर? जी हमजा भाई, मैंने बिल्कुल सारी बातें सुनी है और जो हकीकत है बिल्कुल आपने वही बयान की है और बिल्कुल ठीक है कि महंगाई का जो इस वक्त अरूज पे है, सबसे महंगाई का कोई म्यार नहीं है कि महंगाई का म्यार क्या है कि किस हिसाब से आप कह सकते हैं कि महंगाई हुई है। सबसे महंगाई का फर्क उस वक्त पड़ता है जब बेरोजगारी हो जाती है, जिनके तनख्वाहें कम हो जाती हैं, बेरोजगारी आ जाती है, उस वजह से महंगाई ऊपर आती है। तो अब जो सबसे बड़ी वजह बनी है वो इस चीज की है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, मिलें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। बेरोजगारी बढ़ने की वजह से जो आप शरह 75 में थी, अगर आज आई है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज सबसे बड़ी वजह तो एक चेक एंड बैलेंस और इसका बड़ा फर्क पड़ा कि हमारे जो रेट्स बढ़े हैं चीजों के, वो किस हिसाब से बढ़े हैं कि एक एक दिन में 1,000 रुपया मन की दालें और चावल बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें बाहर से हमने मंगवाई है, कोई डॉलर का इफेक्ट पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं कि डॉलर का फर्क पड़ता है, लेकिन कितना फर्क पड़ता है। हाफिज साहब, इसमें गुजारिश ये है कि इश्यूज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, पॉलिटिकल इश्यूज पर भी हम बात करते हैं, इकोनॉमिकल सूरत हाल की भी बात करते हैं, लेकिन इन इश्यूज के ऊपर कोई बात नहीं करता जो आम
आवाम की आवाज़ हैं और आम आवाम जिसमें रिलीफ चाहती है। हम आपको इसीलिए अपने प्रोग्राम में इन्वाइट कर रहे हैं कि आप भी यकीनी तौर पर एक अथॉरिटी रखते हैं, उस अथॉरिटी को मद्देनजर रखते हुए अब क्या आपका क्या लाहा अमल है? आपको ये हुकूमत पाकिस्तान को सिफारिशात भेजेंगे कि हमें इस तरह सब्सिडाइज किया जाए? मैं कुछ आवाज काट रही थी, अगर मेरी आवाज साफ आ रही है सर, तो सबसे ये चीज होती है कि एंड कंज्यूमर हमारे पास आता है और जो सबसे ज्यादा पब्लिक की तकलीफ होती है वो हमें सबसे पहले पता चलता है कि हमारे पास रोजमर्रा की अशिया है जो जरूरियात जिंदगी है जिसमें लग्जरी आइटम नहीं है। बिल्कुल। कई दफा ऐसा होता है कि हम वो तीन दफा बिल बनवाते हैं तो फिर कस्टमर कहता है कि ये चीजें फिर निकाल दो, मैं बाद में ले जाऊंगा, और हमें पता चल रहा होता है कि इनके पास पैसे नहीं है। ये सिर्फ दिल बहलाने के लिए बेचारे कह रहे हैं कि हम कल पैसे लेके आके फिर दोबारा ले लेंगे। तो इसलिए कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो खाने की चीजें हैं, जिनके साथ गरीब का घर चलता है, उनमें सबसे ज्यादा असर पड़ा है। लग्जरी आइटम तो बहुत दूर की बात है ना, उनके लिए तो लग्जरी आइटम वो तो देख भी नहीं सकते बेचारे। डेफिनेटली लग्जरी आइटम्स की तरफ तो नहीं। जो कंज्यूमर है, आवाम के लिए जो सबसे बड़ा बजट डिस्टर्ब हुआ है, उसके लिए सोचना चाहिए कम से कम ना। सबसे बड़ी बुनियादी वजह हाफिज साहब, सबसे बड़ी बुनियादी वजह आप क्या करार देते हैं? एक तो बेरोजगारी है, दूसरी वजह क्या हो सकती है? पाकिस्तान में मौशत यकीनी तौर पर तंगली से गुजर रही है, तो कुर्बानी तो हुकूमत को भी देनी पड़ रही है और आवाम को भी साथ साथ देनी पड़ेगी ना। आपके नज़रिए में, आपके थॉट्स में आप क्या समझते हैं कि एक बेरोज़गारी के अलावा मज़ीद कौन से ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें ये फेस करना पड़ा सब कुछ? मैं अभी आपका सवाल पूरा सुन नहीं सका। बेरोजगारी की वजह जो पॉलिसियां हमारी वही है कि अगर आज एक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बहुत बड़ी फैक्ट्री थी 100 एकड़ पे, वो बंद हो गई है, जिसपे हजारों बंदे बेरोजगार हो गए हैं, जो हमारी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, तो ये वर्कर कहाँ जाएंगे? जो 15-20 हजार पे सैलरी ले रहे थे, वो 15-20 हजार वाली भी अगर उनके छिन गई है जॉब, तो वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो ये बिल्कुल हकीकत ऐसा है, बेरोजगारी का ये तरीकाकार है कि महंगाई पूरी दुनिया में हुई है, लेकिन इतनी खराबी किसी मुल्क में भी नहीं आई जितनी हमारे मुल्क में आई है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। हाफिज साहब, मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, सर बिल्कुल आखिरी सवाल है आपसे। हुकूमत पाकिस्तान ने, वजारत ख़जाना ने तजावीज़ तलब की हैं, सिफारिशात तलब की हैं ताजर एसोसिएशन से, FPCCI से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, मिनी बजट बनाने के लिए और बजट बनाने के लिए। तो आपको किसी ने टच किया इस हवाले से, और अगर आपको ऑन बोर्ड लिया जाएगा तो आप कौन सी तजावीज़ देंगे? बिल्कुल कट रही थी, नहीं समझ आई मुझे। अच्छा सर, आप शॉर्टली मैं पूछता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त आप कौन सी तजावीज़ देंगे जिनके ऊपर अमल करके कुछ महंगाई को काबू किया जा सकता है? देखो, सबसे पहले कि हम तजवीज़ किसको दें? जो खराबी की है ये सियासी माहौल ने तो की है, गुड गवर्नेंस ने तो की है। किसको भाई ये कहें कि किसने करना है ये काम? कौन है? कोई जिम्मेदार तो है नहीं। किसको कहें? फौज को कहें, जो मालिक है उनको कह दे जाके कि डायरेक्टर। सर तजावीज़ किसको देंगे? तो सर तजावीज़ क्या होंगी? हाफिज साहब तजावीज़ क्या होंगी? सारी दुनिया आपकी चीफ में स्टाफ से मुलाकातें कर रही है। सर आप मुलाकातें छोड़े ना, आप मुझे ये बताइए कि तजावीज़ क्या है आपके पास? तजावीज़ क्या है? करने वाले कौन से इदारे हैं? हाफिज साहब आप तनकीद बर तनकीद मत करें। वो कौन सी तजवीज़ मांग रहे हैं आपसे? हाफिज साहब बिल्कुल आपकी बात बजा है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन सर तनकीद बर तनकीद की बजाय आप तजावीज़ क्या कहते हैं? आपके पास क्या तजावीज़ है? जी भाई, आपके पास क्या तजावीज़ हैं? आप तनकीद के अलावा तजावीज़ भी तो होंगी ना? देखो ना, सबसे पहले तो ये चीज है कि बेरोजगारी के जो अवामल हैं उनको कैसे हम खत्म कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि बिजनेस की तरफ दुनिया को लाया जाए, लेकिन कैसे, कौन लाएगा, ये चीज होती है। अब जो करियाना सोशल लाहौर की है या सुपर मार्केट है लाहौर की, लाखों लोगों को रोजगार पे रखा हुआ है इन लोगों ने। जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ना, ये प्राइवेट सेक्टर ने सबसे ज्यादा बेरोजगारी खत्म करने में किरदार अदा किया हुआ है। यही तजवीज है कि इसको मजीद बिजनेस की तरफ लाया जाए, बिजनेस को मजीद बढ़ाया जाए। फैक्ट्रियां जो दूसरा जो सनत है इसको किया जाए। उसके बाद हमारी जो ज़राअत खत्म हो चुकी हुई है, ज़राअत पे ध्यान दिया जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली ये महंगाई भी कम हो जाएगी, बेरोजगारी भी मेरे भाई कम हो जाएगी। डेफिनेटली उनके लिए जो करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, वो भी शायद करना चाहते हो, लेकिन वो तजावीज़ उस तरीके से ग्राउंड रियलिटी से नहीं निकल पाती ना। तो आप यकीनी तौर पर आम जो ताजर हैं उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं, आप जो है मर्चेंट एसोसिएशन को भी आपके प्रोग्राम की वसातत से ना, मीडिया की वसातत से, कि पूरे मुल्क के चैम्बर्स ने
ऑफर की थी कि हमें जमीनें दे दी जाएं, जो बंजर जमीनें आपकी पड़ी हैं, हम खुद अपना पैसा लगाएंगे और आवाम के लिए जो खुशहाली का प्रोग्राम वो हम लाना चाहते हैं। ये ताजर बरादरी तो पैसा भी लगाना चाहती है, फैक्ट्रियां लगाना चाहती है, ज़राअत में आना चाहती है, लेकिन कौन करे? कोई बंदा जिम्मेदारी नहीं ले रहा मेरे भाई। रुकावटें किस बात की हैं सर? आप इतना ज्यादा अगर ताजर एसोसिएशन या ताजरान इतना ज्यादा फेवर करते हैं तो क्या रुकावटें क्या है? फिर हुकूमत पाकिस्तान को क्या मसला है? देखो ना, हमने ज़राअत के महकमा ज़राअत को एप्लीकेशन दी थी कि ये जो बंजर जमीनें हैं किसी के पास नहीं है, वो जमीनें मुल्क की रहेंगी, हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हमारी दालें अपनी सब्जी अपनियां हो सके। ये चीज की आज तक महकमा ज़राअत ने वो उसका कोई नोटिस नहीं लिया। और इसके अलावा जितने भी इदारे हैं, जैसे महकमा खुराक है उसकी जिम्मेदारी है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री को पता है कि इंडस्ट्री का क्या हाल हो गया, तो किनको कहें? देखो ना, हमने अपने आप को पेश किया कि हम पैसे लगाते हैं ज़राअत में, इंडस्ट्री तो चलो तबाह होगी, वो तो अलग चीज है ना, आपकी जमीनें कहीं नहीं जानी। तो मुतलका हुकाम की जानिब से क्या रुकावट क्या लगी? हो जाएगी, आपका चावल अपना हो जाएगा, दालें हम बाहर से मंगवाते हैं, 99% है हमारी अजनास जो बाहर से आ रही है। तो भाई मेरे यही आपने तमाम तजावीज दी, बहुत अच्छी तजावीज हैं, आपने तजावीज दी, रुकावट क्या पेश आई? रुकावट आई कि कोई जिम्मेदारी नहीं है, महकमा ज़राअत ने आज तक जवाब नहीं दिया हमें। अच्छा। दूसरा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने आज तक नहीं जवाब दिया इस चीज का, इंडस्ट्री को भी पता है, महकमा ज़राअत को पता है। हालांकि मैंने तो एक प्रोग्राम में सीएम हाउस में बैठ के ये कहा था कि महकमा ज़राअत को खत्म कर दें ताकि जो हमारी बर्बादी हुई है हम वो खुद ठीक कर लेंगे। जितनी देर महकमा ज़राअत ही सबसे बड़ी रुकावट है ज़राअत के शोबे में, तो जब ये ज़राअत में हम जीरो हो चुके हुए हैं तो फिर महकमा ज़राअत को रखा गया। हुकूमत पाकिस्तान भी किस तरह एतमाद करे ना, ये देखें स्टेक होल्डर्स जो हैं, माफियाज जो हैं, आप कहते हैं कि महकमा ज़राअत को ख़त्म कर दिया जाए, अगर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो प्राइवेट लोगों के हाथ में बात चली जाएगी, वो फिर मुनाफा कमाने के लिए इसको ज़ख़ीरा भी करेंगे, ब्लैकमेलिंग भी करेंगे, स्टोरेज भी करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें भी हुकूमत पाकिस्तान को दरपेश मसाइल में आती हैं ना। देखो, महकमा ज़राअत जो है ना, ये ज़राअत की तरक्की के लिए है, उनके रेट्स के हवाले के लिए है, ठीक है। रेट्स के लिए इंतजामिया का काम है, रेट्स इंतजामिया ने लेन देन करना है, और जो तरक्की करनी है वो महकमा ज़राअत की जिम्मेदारी है कि वो कैसे की जा सकती है, ठीक है। महकमा ज़राअत, अगर ये आपके सामने है कि आज से 20-25 साल पहले दालें हम अपनी थी, तमाम अजनास हमारी अपनी थी, इसमें तो ये बड़ी बात कही थी चैम्बर में कि अगर अल्लाह ना करे हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है तो हमारी खुराक अपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी खुराक अपनी नहीं है। जिन मुल्कों ने डिफॉल्ट की है उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल खुराक थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस फेज में नहीं है, ये ठीक है आपकी बात। ठीक करने के लिए सबसे पहले इस पे इक़दाम करना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे प्रोग्राम आएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक, आगे चलते हैं सर। एक आखिरी बात कि बिल्कुल आपकी बात बजा है, लेकिन आखिर में एक मैं बात आपसे करता चलूंगा, उसके बाद इजाज़त लूंगा। वो ये है कि आपकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं और आपको भी उन जिम्मेदारियों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ियाँ लोग करते हैं और अपने रेट्स बढ़ाते हैं, इनके ऊपर भी जो है दोबारा से किसी दिन मैं आपसे प्रोग्राम करूँगा और आपके सामने तजावीज़ भी रख के जा रहा हूँ। नाज़रीन, इस तमाम गुफ्तगू के बाद अपने मेज़बान हमजा इश्तियाक़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।